आप सुन रहे हैं मेरे चैनल स्टोरी एंड टेल्स करी पर मेरी कहानी चेहरा का तीसरा और आखिरी भाग। हाय कल्पना। अगले दिन मैं अपने मन में बहुत से सवाल लिए कल्पना के पास गई। ओह हाय स्वाति, आज सुबह सुबह मेरे डेस्क पर सब ठीक तो है ना? कल्पना ने चिंता भरी आवाज़ में पूछा। मुझे कुछ जानना है तुमसे। मेरा मतलब, तू और अरुण सपना से नफरत क्यों करते हो? मैंने बिना बात को घुमाए उससे पूछा। कल्पना ने मेरी तरफ देख के कुछ सोचा और फिर बोली, आज शाम को ऑफिस के बाद आइसक्रीम खाने चले? शाम को ऑफिस से छुट्टी के बाद मैं और कल्पना ऑफिस के बाहर मेन रोड पर पैदल चलने लगे। हमारे हाथों में एक एक आइसक्रीम थी और उसको टेस्ट करते हुए कल्पना बोली, वैसे मैं जानती थी कि तुम उस लेवल पर आ चुकी हो जहां बर्दाश्त करने की हद खत्म हो जाती है। देखो कल्पना, मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ। मैं समझ नहीं पा रही क्या सच है और क्या झूठ, और तुम ऐसे पहेलियाँ बुझाकर मेरी फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ा रही हो। इससे पहले कि मैं मन के गुबार निकालती, उसने बोलना शुरू किया। एक बात बता स्वाति, क्या सपना तुझे सच में बेस्ट फ्रेंड मानती है? अगर तेरा जवाब हाँ है तो ज़रा मेरे सवाल का भी जवाब देना। जब तुम शॉपिंग या कहीं बाहर जाते हो तो मैक्सिमम खर्चा तू करती है। जब भी उसको तेरी ज़रूरत होती है वो तुझसे कैसे भी करके काम निकलवा ही लेती है, मगर जब तुझे उसकी ज़रूरत होती है तो उसका कोई ना कोई बहाना हमेशा तैयार रहता है और वो तेरा काम करने के लिए मना कर देती है। जब भी तू किसी से बात करती है तो वो बीच में आकर तेरा ध्यान अपनी तरफ खींचती है। कभी किसी और के बारे में ना अच्छा सोचती है और ना ही अच्छा बोलती है। और अगर कभी तुम्हारे बीच झगड़ा होता है तो उस झगड़े की वजह भी वो हमेशा तुझी को ठहराती है। कल्पना के हर सवाल का जवाब था हाँ, वो ऐसा ही करती है। पर उसको ये सब कैसे पता? मैं अपने मन में सोच ही रही थी कि उसकी तरफ से एक और सवाल आया। क्या तूने खुद में कुछ बदलाव नहीं देखे पिछले कुछ महीनों में? वो मुझसे जो भी सवाल कर रही थी, मुझे लग रहा था जैसे मेरे पिछले 7 महीनों की कहानी कल्पना के मुंह से मैं सुन रही थी। वो जो भी कह रही थी वो सब सही था और मेरी लाइफ में हो रहा था। पर तुझे ये सब कैसे पता कल्पना? मैंने अपनी बेचैनी को और ना बढ़ाते हुए उससे पूछा। क्योंकि यही सपना कभी मेरी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी। मैं भी इस ऑफिस में तेरी ही तरह यंग, स्मार्ट, खुश दिल और सबसे मिलकर रहने वाली लड़की आई थी, और मेरे आने के कुछ दिन बाद ही इस कंपनी में सपना अपॉइंट हुई। हम दोनों अच्छे दोस्त बने। फिर धीरे धीरे उसने मेरी लाइफ में घुसना शुरू किया। सबके लिए मेरे मन में नफरत भर दी, ऑफिस में सबसे दूर कर दिया और अपनी बातों से मुझे हर बात के लिए कन्विंस कर लेती थी। उसने मेरी दुनिया अपने ही आसपास बना दी थी, पर मैं ये समझ ही नहीं पा रही थी कि वो किस तरह मेरी लाइफ को कंट्रोल करने लगी थी। कल्पना की आवाज में वही दर्द था जो आज मेरा दर्द बना हुआ था। मैंने उससे पूछा, फिर तुझे उसके बारे में ये सब पता कैसे चला? एक दिन मेरी लाइफ में एक लड़का आया, अरुण। सपना को जब लगा कि मैं अरुण के साथ इन्वॉल्व होने लगी हूँ तो उसको ये अच्छा नहीं लगा। उसे लगा जैसे उसका कोई शिकार उसके हाथ से छिन रहा है। वो बौखलाने लगी। उसने हमें अलग करने के लिए क्या क्या नहीं किया। एक दिन वो अरुण के पास गई और उसको बोली कि वो मुझे छोड़ दे और सपना के साथ डेट पर जाए। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो खुद को चोट पहुंचाएगी और अरुण को बदनाम कर देगी। व्हाट? सपना इस हद तक पहुंच गई थी? सपना के बारे में ये सब कल्पना के मुंह से सुनना मेरे लिए हैरानी की बात थी। पर तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर मैं तुम्हें पहले ये सब बता देती
तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन करती? इसमें तुम्हारी गलती नहीं है स्वाति। वो है ही ऐसी कि कोई भी उसकी बात का यकीन कर लेता है। कल्पना की बातों से मैं पूरी तरह शॉक में थी। एक इंसान जो हमेशा मेरे आसपास रहती है, वो अपने मन में इतना जहर भरे हुए है और मुझे उसकी भनक तक नहीं। 2 दिन के लिए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली क्योंकि दिमाग और दिल के बीच बहुत बड़ी जंग चल रही थी। सोचते सोचते मेरा दिमाग सपना की एक बात पर गया। उसने एक बार मुझे कहा था कि उसको अपने पेरेंट्स के साथ रहना पसंद नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार उसके घर जाकर उसके पेरेंट्स से मिला जाए। मैंने ऑफिस की फाइल से सपना का एड्रेस निकलवाया और एक संडे मैं उसके घर गई। वहाँ उसकी मम्मी ने गेट खोला। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम स्वाति है, मैं सपना के ऑफिस में काम करती हूँ। सपना की मम्मी ने मुस्कुराकर मुझे अंदर बुलाया। बैठो बेटा, क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? कुछ नहीं आंटी जी, बस आपका कुछ समय चाहिए था। इससे पहले कि सपना की मम्मी का अगला सवाल आता, मैंने उनकी बात को काटते हुए पूछा, आंटी मुझे सपना के बारे में बात करनी है। मेरे इस सवाल के बाद उनकी आंखों में खुद ही कुछ जवाब आ गए। मैं जानती हूँ तुम क्या पूछना चाहती हो, उन्होंने नजरें इधर उधर करते हुए बोला। कुछ सोचते हुए वो अपनी रसोई की तरफ बढ़ी और हाथ में 2 कप कॉफ़ी लेकर आई। एक कप मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोली, सपना जब स्कूल में थी तब से उसको अमीर लोगों वाली ज़िंदगी जीने का शौक़ था। हमारी हालत तो तुम देख ही रही हो बेटा, हमने कभी अमीरी नहीं देखी थी, लेकिन सपना ने अपनी किस्मत खुद लिखने का फैसला कर लिया था। वो अपने सभी शौक पूरे करने के लिए अपने दोस्तों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगी। महंगे कपड़े, मोबाइल फ़ोन, मेकअप का सामान और भी बहुत कुछ वो कहीं ना कहीं से हासिल कर ही लेती थी। समय के साथ साथ उसके दोस्तों को भी समझ आने लगा कि वो उनका सिर्फ इस्तेमाल कर रही है, तो उन्होंने उससे बात करनी बंद कर दी। सपना की मम्मी ने इतनी सब बातों के बीच सिर्फ एक घूंट कॉफ़ी ली थी क्योंकि शर्मिंदगी से उनका गला भर आया था। मैंने भावुक होकर उनसे पूछा, तो आपने उसको कभी रोका नहीं? उसके बाबा ने कोशिश की थी बेटा, पर तब तक मेरे मन में भी लालच आने लगा था और मैंने भी सपना का साथ दिया, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि एक दिन हमारी सपना एक अलग ही शख्सियत बन जाएगी। धीरे धीरे उसके शौक उसकी लत बन गए और वो ऐसे लोगों को ढूंढने लगी जो उसकी बातों में आराम से फंस जाते और जैसा वो कहती वैसा ही करते। शायद उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही हूँ। सपना की मम्मी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्हें मैं और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं वहाँ से चली आई। नेक्स्ट डे मैं ऑफिस गई और कल्पना से मिली। मैंने उसको सारी बात बताई, पर मेरे मन में एक सवाल अब भी कौंध रहा था। कल्पना, तुम सपना के जाल से बाहर कैसे आई? कल्पना शायद इस सवाल का इंतजार कर ही रही थी। उसने बताया, जब अरुण को सपना ने ब्लैकमेल करना शुरू किया तो उसने मुझे उसकी सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैंने अरुण की बात पर विश्वास नहीं किया। जब अरुण को लगा कि मैं सपना पर ब्लाइंड फेथ करती हूँ, तो उसने एक रास्ता निकाला मुझे ये सब सच्चाई दिखाने के लिए। वो मुझे अपने एक अंकल के पास ले गया जो एक साइकेट्रिस्ट थे। उन्होंने मुझे सपना जैसे लोगों के बारे में बताया। ये लोग टॉक्सिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार होते हैं। ये लोग कोई क्रिमिनल नहीं होते, बस कुछ डीमेरिट्स होते हैं जो इनके दिमाग में घर कर लेते हैं, जैसे दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना, हर गलती पर दूसरों को ही ब्लेम करना, सेल्फिश होना, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह ना करना, और सबसे बड़ी बात,
ये लोग इतने स्मार्ट होते हैं कि इनको पहचान पाना कभी कभी बहुत मुश्किल हो जाता है। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो ऐसे लोगों के कंट्रोल में कब आ जाते हैं और वो कब अपनी पर्सनैलिटी खोकर उनकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचा कैसे जाए कल्पना? अब मेरी आवाज़ में कुछ डर दिखने लगा था। कल्पना ने गहरी सांस ली और बोली, मेरा भी यही सवाल था। मुझे उस साइकेट्रिस्ट ने बताया कि ऐसे लोगों से सबसे पहले दूरी बना के रखो। उनसे किसी भी तरह का कांटेक्ट नहीं करना है, नॉट इवन आई कांटेक्ट। और कुछ भी हो जाए इनकी बात से कन्विंस नहीं होना है, क्योंकि वो हर बात पर खुद को ही सही दिखाएंगे। बस मैंने भी वही किया और सपना और मैं अब एक दूसरे के पास भी नहीं दिखते। कल्पना ने मेरा हाथ अपने हाथ में रखते हुए कहा, अब तुम्हारी बारी है स्वाति। कल्पना की बताई हुई ये सारी बातें मैंने अपने जहन में उतार ली। मैं जाकर अपने डेस्क पर बैठी तो गौरव मेरे पास आया। स्वाति यार, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें सपना के बारे में जो भी बोला उसके लिए। वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है ना, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हारी दोस्ती पर कोई असर हो। ओह नहीं गौरव, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैंने गौरव को सारी बात बताते हुए उससे माफ़ी मांगी। ओह तो ये बात है। और मैं कब से अपने मन में गिल्ट लेकर बैठा हुआ था कि मेरी वजह से तुम दोनों की दोस्ती खराब हो गई। उस दिन के बाद से मैंने वही किया जैसा कल्पना ने मुझे समझाया था। सपना मेरे इस बर्ताव से चिढ़ने लगी थी और वो मुझसे बात करने के अलग अलग बहाने ढूंढने लगी। मेरा उससे बात ना करना उसको इतना बुरा लगने लगा कि उसके अंदर का जहर और बाहर निकलने लगा, और उसने ऑफिस में मेरे बारे में ना जाने कैसी कैसी अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। वो ऑफिस के सभी लोगों को मेरे बारे में कुछ ना कुछ गलत बोल के आती और फिर मुझे देखकर हंसने लगती, पर मैं कुछ नहीं बोली। जब उसको लगा कि उसकी सारी चाल नाकामयाब हो रही थी तो वो समझ गई कि ये किसका काम था। वो ऑफिस के बाद कल्पना के पास गई और उसको धमकाने लगी। देख कल्पना, तुम मेरे रास्ते में मत आ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा तो क्या कर लोगी तुम? मैंने सपना की उंगली कल्पना के चेहरे के सामने से हटाते हुए बोला। सपना के अंदर उबलता हुआ गुस्सा साफ दिख रहा था। वो हम दोनों को घूरने लगी पर कुछ नहीं बोली। अब वो समझ चुकी थी कि कल्पना और मैं अब एक हो चुके थे और उसकी इन सब चालों का हम पर कोई असर नहीं होने वाला था। एक दिन मैंने देखा सपना का डेस्क खाली था। मैंने कल्पना से पूछा तो उसने बताया कि सपना ऑफिस छोड़ के चली गई है। कहाँ गई किसी को नहीं पता। सपना जैसे और भी बहुत लोग हैं हमारे आसपास, लेकिन वो एक मुखौटा पहने रहते हैं, मगर उनके असली चेहरे की सच्चाई तो कुछ और ही बयान करती है। ज़रूरत है तो हमें अपनी सूझबूझ को अपने